बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5। आज हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम एंड हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम। बेटा हम एज ए एग्ज़ाम्पल जो है वो इसको स्टडी करेंगे। बेटा रेडिएशंस की हम बात करते हैं। बेटा रेडिएशंस जो हैं वो डिफरेंट टाइप की होती हैं, डिपेंड करता है उनकी फ्रीक्वेंसी पे और उनकी वेवलेंथ पे। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है जिसमें बेटा जो है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट वेवलेंथ की रेंज पे डिफरेंट जो है वो रेडिएशंस लिखी हुई हैं, जिनमें गैमा रेज़ हैं, एक्स रेज़ हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, विजिबल रेज़ हैं। ये लाइन जो है बेटा ये विजिबल रेज़ की है। विजिबल लाइट जो है बेटा उसमें 7 जो है वो कलर्स की लाइट मौजूद होती है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इन सब की जो है वो बेटा वेवलेंथ डिफरेंट होती है और वेवलेंथ विजिबल लाइट की जो होती है बेटा वो 400 से लेकर 800 तक हम कहते हैं नॉर्मली कि वो 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ होती है इनकी। इसके बाद बेटा इंफ्रारेड रेडिएशंस होती हैं बेटा, इनकी जो है वो फ्रीक्वेंसी और कम होती है और वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होती है। इस तरह रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, टेलीविज़न वेव्स हैं और रेडियो वेव्स हैं। ठीक है, रेडार वेव्स, माइक्रोवेव्स, टेलीविज़न वेव्स और रेडियो वेव्स इनके साथ जो हैं वो हैं। तो ये हैं बेटा डिफरेंट रेडिएशंस की टाइप और उनकी फ्रीक्वेंसी और उनकी साथ ही हमने वेवलेंथ जो है वो आपने नोट कर लेनी है। हमारा टॉपिक है बेटा स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन नोट कर लें। अ विजुअल डिस्प्ले या डिस्पर्शन ऑफ अ कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट व्हेन इट इज़ पास्ड थ्रू अ प्रिज्म। कि जब एक लाइट को वाइट लाइट को हम प्रिज्म में से पास करते हैं तो उसके जो लाइट के कंपोनेंट हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं, यानी कि वो अलग अलग हो जाते हैं। तो उनका जो विजुअल डिस्प्ले मिलता है हमें उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। यानी कि जब हम लाइट को पास करते हैं एक प्रिज्म में से तो उसका जो डिस्प्ले हमें नज़र आता है उसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब बेटा जो डिस्प्ले हमें मिल रहा होता है, जिस डिस्प्ले को हम स्टडी करते हैं, स्पेक्ट्रम को स्टडी करते हैं जिस ब्रांच में साइंस की, उसको ना कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, और जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। अब बेटा आपने इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन पढ़ लेनी है कि जब वाइट लाइट को हम पास करते हैं एक प्रिज्म में से तो लाइट जो है ना बेटा उसके अंदर रिफ्रैक्शन आ रही होती है, यानी कि वो बेंड कर रही होती है। और अब ये जो बेंडिंग होती है लाइट की वो डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर कि लाइट की वेवलेंथ कितनी है। अगर ज़्यादा वेवलेंथ वाली रेडिएशन होगी तो वो स्मॉलर डिग्री तक उसकी बेंड करेगी, और अगर शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन है तो उसकी जो वो रिफ्रैक्शन होगी वो लार्जर एंगल से होगी। अब बेटा जो वाइट लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम विजिबल लाइट भी कहते हैं, इसके अंदर सारी वेवलेंथ होती हैं। जब ये प्रिज्म से पास करती है तो ये स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट वेवलेंथ के हिसाब से डिफरेंट रेडिएशंस में। और वेवलेंथ रेंज जो बेटा जो विजिबल लाइट की या वाइट लाइट की होती है वो 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक होती है। हमारी बुक में 750 जो है वो लिखा हुआ है, आपने ये नोट कर लेना है। इसके बाद बेटा हमने डिफरेंट रेडिएशंस की के नेम लिखे हुए हैं और उनकी हमने सोर्सेज लिखी हुई हैं। इनको आपने पढ़ लेना है कि इनकी नेम क्या है रेडिएशंस के और उनकी सोर्स क्या हैं। इसके बाद बेटा विजिबल लाइट के अलावा भी बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं, जैसे अल्ट्रा वायलेट रीजन है, एक्सरे रीजन है, गैमा रेज़ हैं, कॉस्मिक रेज़ हैं। ये सारी की सारी जो है बेटा ये रेडिएशंस जो होती हैं ये विजिबल लाइट से ज़्यादा एनर्जी भी रखती हैं और विजिबल लाइट से कम एनर्जी भी रखती हैं। डिपेंड करता है कि रेडिएशंस की वेवलेंथ कितनी है। तो यहाँ से बेटा इस में से आपने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन नोट कर लेनी है। ठीक है, और ये पैराग्राफ जो है वो आपने यहाँ से स्टडी कर लेना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम हैं। टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। एक हमारे पास होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन, बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम या फिर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। तो ये बेटा आपने नोट कर लेना, ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में बेटा वो कहता है कि ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें रेडिएशंस, डिफरेंट रेडिएशंस के दरमियान में या कलर्स के दरमियान में बाउंड्री लाइन को हम मार्क नहीं कर सकते। बाउंड्री लाइन को हम मार्क नहीं कर सकते। डिफरेंट रेडिएशंस के दरमियान में बाउंड्री लाइन को हम मार्क जो है वो नहीं कर सकते। ये जो रेडिएशंस होती हैं बेटा इस स्पेक्ट्रम के अंदर वो एक दूसरे के अंदर डिफ्यूज़ हुई होती हैं।
एक कलर जो होता है वो दूसरे कलर के अंदर मर्ज हुआ होता है और उनके दरम्यान में कोई भी डार्क स्पेस नहीं होती। इसकी बेस्ट एग्जांपल बेटा कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम की है, जो आपने रेनबो देखी हुई है। उस रेनबो जो है वो डेट इज़ द बेस्ट एग्जांपल, ये बेहतरीन एग्जांपल है बेटा, इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है लाइन स्पेक्ट्रम। बेटा आपने याद रखना है कि लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम की भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ये एक एटम की प्रॉपर्टी है। लाइन स्पेक्ट्रम जो है ये एक एटम की प्रॉपर्टी है। जब हम एक एलिमेंट को या उसके कंपाउंड को वोलेटिलाइज करते हैं, वोलेटिलाइज मतलब हम उसको वेपोराइज करते हैं, वेपर फेस में लेके जाते हैं, वेपोराइज करते हैं एक फ्लेम के ऊपर, और तो उसमें से बेटा वेपोराइज करने से उसमें से लाइट एमिट हो रही होती है। अगर इस लाइट को हम स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से देखें तो वहाँ पे हमें मुख्तलिफ लाइंस नज़र आ रही होती हैं जो अलहदा होती हैं एक दूसरे से डार्क स्पेसिस से। ये जो टाइप का स्पेक्ट्रम है बेटा इसको हम कहते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर लाइन स्पेक्ट्रम। ये एक एटम की खसूसियत है, इसलिए हम इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। हर एक एलिमेंट का अपना अपना लाइन स्पेक्ट्रम होगा और अपना अपना कलर होगा, उसके जो है वो रेडिएशन जो वो रिलीज़ कर रहा होगा। नंबर ऑफ लाइंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम डिपेंड अपॉन द एलिमेंट, क्योंकि ये एलिमेंट पे डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट को हमने वोलेटिलाइज किया हुआ है और किस एलिमेंट के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बेटा अगर आपने एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करना है किसी भी एलिमेंट का, तो उसके लिए एक और भी तरीका है कि आप उसको एलिमेंट को हीट कर लें हाई टेम्परेचर पे, या उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में जो है वो पुट कर दें। अब एग्जांपल हमारे पास है लाइन स्पेक्ट्रम। अगर हम सोडियम का देखें तो बेटा सोडियम का लाइन स्पेक्ट्रम में दो हमें येलो कलर की लाइन्स जो है वो नज़र आ रही होती हैं, जो एक दूसरे से डेफिनेट डिस्टेंस पे जो है वो स्पेक्ट्रम के अंदर मौजूद होती हैं। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व करें तो इसमें हमें बहुत सारी लाइंस जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं जिनका डिफरेंट कलर होता है और स्पेशल डिस्टेंस पे ये जो हैं वो एक दूसरे से प्लेस होती हैं। अब बेटा ये दो एग्जांपल्स आपने लाइन स्पेक्ट्रम की नोट कर ली हैं और उसके बाद आपने क्वेश्चन नोट करना है कि डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम, डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एंड लाइन स्पेक्ट्रम। तो बेटा ये आपने क्वेश्चन जो है ना वो नोट कर लेना है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है। ये आपने क्वेश्चन जो है नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, इसको आपने नोट कर लेना है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में क्या फ़र्क है। ये फ़र्क बेटा आपने जो है ना क्वेश्चन ये जो है डिफरेंशिएट वाला ये आपने नोट कर लेना है। इसके बाद बेटा हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, इसकी हम टाइप्स जो है ना वो मज़ीद आगे दो टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रम या लाइन स्पेक्ट्रम की दो टाइप्स होती हैं बेटा, एक होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एक होता है एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ये भी बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और व्हाट इज़ एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहला हमारे पास है जी एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में वो कहता है कि जब आपके पास एक सॉलिड है और उसको आप क्या कर रहे हैं, वोलेटाइलाइज कर रहे हैं, यानी आप उसको वेपोराइज कर रहे हैं। एलिमेंट्स जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं और अगर उनको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज पे हम उसको पुट करते हैं तो बेटा उसमें से मुख्तलिफ वेवलेंथ की रेडिएशंस जो है ना वो रिलीज़ हो रही होती हैं। एमिट होने का मतलब रिलीज़ होना। वो उसको जब हम एक सॉलिड एलिमेंट लेते हैं और उसको हम वेपोराइज करते हैं तो उसके गैशियस स्टेट को अगर हम मज़ीद हाई टेम्परेचर पे हीट करें या हम उसके वेपर्स को पुट कर दें इलेक्ट्रिकल फील्ड के अंदर तो बेटा उसमें से डिफरेंट रेडिएशन रिलीज़ होती हैं। ये डिफरेंट रेडिएशन जो रिलीज़ होती हैं अगर हम उसको किसी डिटेक्टर से बेटा मेजर कर लें या ऑब्ज़र्व करें तो हमें उसका जो है ना वो एक ख़ास किस्म का स्पेक्ट्रम जो है वो मिलता है जिसमें ब्राइट लाइंस जो होती हैं वो डार्क बैकग्राउंड के साथ ब्राइट लाइंस जो है ना वो उस रेडिएशन की वेवलेंथ को जाहिर कर रही होती हैं जो रेडिएशन उसमें से रिलीज़ हो रही हैं। तो ये बेटा होता है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। अब बेटा हर एलिमेंट का एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ना वो अपना अपना ख़ास होता है। ये एक हमने कहा था कि ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, एटम की प्रॉपर्टी है लाइन स्पेक्ट्रम। तो हर एलिमेंट के एटम्स का अपना अपना जो है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम जो है वो होगा। इसके बाद बेटा
हर लाइन जो है स्पेक्ट्रम के अंदर वो एक ख़ास वेवलेंथ और ख़ास फ्रीक्वेंसी की होती है। अल्टीमेटली ये बात हमें पता है कि जो रेडिएशन वो रिलीज़ कर रहे हैं एलिमेंट, वो डिफरेंट वेवलेंथ की होंगी, और डिफरेंट वेवलेंथ की जो रेडिएशंस होती हैं वो डिफरेंट जो हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ जो होंगी वो स्पेक्ट्रम में डिफरेंट बेटा जो है ना वो मेजरमेंट दे रही होंगी, डिफरेंट वेवलेंथ से हम उनको ज़ाहिर कर रहे होंगे। अगर ये बेटा अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में हमारे पास बेटा ये एटम्स रखे हुए हैं जिनको हम वेपर स्टेट में हमने लिखा हुआ है, किसी एलिमेंट के ये एटम्स हैं। अगर हम इनको यहाँ से कोई सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करते हैं तो बेटा हीट करने से क्या होगा कि ये रेडिएशन रिलीज़ करेंगे जिनको जो तमाम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी, तो उनकी एक डायरेक्शन में हम क्या कर लेते हैं, हम इसको डिटेक्टर को रख देते हैं। डिटेक्टर जो है बेटा वो डिटेक्ट करके हमें एक स्पेक्ट्रम बना के दे रहा होता है। इस स्पेक्ट्रम में हमें ब्राइट बैंड जो है वो नज़र आ रहे हैं अलॉन्ग विद डार्क बैकग्राउंड। ये डार्क जो है बेटा ये बैकग्राउंड है, और इस डार्क बैकग्राउंड पे हमें ब्राइट लाइंस जो हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आया था एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है ना बेटा वो कहता है कि अब आपने क्या करना है, अब आपने एक वाइट लाइट की बीम लेनी है और उसको आपने पास करना है। एक गैशियस सैंपल है आपके पास एलिमेंट वेपर स्टेट में, अब आपने उसको ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट नहीं करना, अब आपने उसको उधर ही वेपर फेस में करके रख लेना है। वेपर फेस में एलिमेंट को कन्वर्ट करके रख लेना और उसमें से वाइट लाइट पास करनी है। तो बेटा जो एलिमेंट होगा वो एब्जॉर्ब कर लेगा एक ख़ास वेवलेंथ की रेडिएशन को, बाकी की जो रेडिएशन होगी बेटा उसमें से पास कर जाएगी। यानी कि उस तमाम वाइट लाइट जिसकी रेंज हमने कहा कि 400 से 750 नैनोमीटर की वेवलेंथ की रेडिएशन जो है वो मौजूद होती हैं। 7 तरह की रेडिएशन वाइट लाइट के अंदर होती हैं, उनमें से कोई एक रेडिएशन जो है बेटा वो ऑब्जॉर्व कर लेगा, और बाकी की जो रेडिएशंस होंगी रिमेनिंग वो उनको वो उसमें से डायरेक्ट सैंपल में से पास कर लेंगे। सैंपल क्या, हमारा सैंपल हमारा एक एलिमेंट होगा जिसको हमने गैशियस फेज में लिया हुआ है। अब बेटा जब हम डिटेक्टर में इसको डिटेक्ट करते हैं तो डिटेक्टर में जो रेडिएशन उसने अब्जॉर्ब कर ली होगी वो नज़र नहीं आएगी, वो डार्क लाइन से हमें मिलेगी, और जो रेडिएशन रिलीज़ हो जाएंगी उसमें से ट्रांसमिट हो जाएंगी, पास कर जाएंगी, वो रेडिएशन बेटा हमें वाइट जो है वो बैकग्राउंड जो है ब्राइट बैकग्राउंड जो है वो दे रही होंगी। और डार्क लाइंस को हम यहाँ पे एब्जॉर्प्शन में हम स्टडी करते हैं डार्क लाइंस को, और एमिशन स्पेक्ट्रम में हम स्टडी करते हैं ब्राइट लाइंस को। इसके बाद बेटा हमारे पास जो है ना वो बड़ा अहम शोर क्वेश्चन है कि ये आपने नोट कर लेना है कि हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को जो है बेटा वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये आपने नोट कर लेना है। अब इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या है बेटा, एक एलिमेंट का जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि एक एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम लें तो जितनी वेवलेंथ की वो ब्राइट लाइंस दे रहा होगा, जब उसका एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम लेंगे तो वो उसी वेवलेंथ की वो रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी करता है। यानी कि एक एलिमेंट जो है वो जितनी वेवलेंथ की रेडिएशन को रिलीज़ करता है उतनी ही वेवलेंथ की रेडिएशन को वो अब्जॉर्ब भी करेगा। यानी कि हमें दोनों में जो है वो वेवलेंथ सेम ही रहेगी, लेकिन डार्क और ब्राइट लाइंस का जो है बेटा वो फ़र्क आ जाएगा। तो इस पैराग्राफ को आपने देख लेना है, इसमें सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो लिखी हुई हैं। अब बेटा जो मैं आपसे क्वेश्चन बता रहा था उनमें से एक क्वेश्चन ये है कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम में फ़र्क बताएं। ये क्वेश्चन आपने याद कर लेना है, इसको आंसर के साथ मैंने पुट किया यहाँ पे। इसके बाद बेटा ये भी इसके साथ वाला ही है कि आप कंपैरिजन करें एटॉमिक स्पेक्ट्रम का और लाइन स्पेक्ट्रम का, तो इसको भी आपने याद कर लेना है। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम। ओरिजिन क्या है लाइन स्पेक्ट्रम का, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कि लाइन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन क्या है। बेटा आपने याद रखना है कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में बोहर ने कहा था कि हर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ख़ास एनर्जी रखता है और एक ख़ास ऑर्बिट में ही रिवॉल्व कर रहा होता है। जो जब वो अपने ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाता है तो वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है, और जब वो हायर ऑर्बिट से वापस अपने ऑर्बिट में वापस आता है तो वो एनर्जी उतनी ही अमाउंट एनर्जी की वो रिलीज़ करता है। तो ये बेटा ओरिजिन है लाइन स्पेक्ट्रम का। अब हम स्टडी करने जा रहे हैं बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ये हमारे पास बहुत बेस्ट एग्जांपल है एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। हाइड्रोजन को जब हम एक डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर देते हैं
तो बेटा लो टेम्परेचर पे जब हम उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बेटा हमें जो हाइड्रोजन के लिए जो स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें हमें उसमें से ब्लूइश लाइट जो है वो रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही होती है। ब्लू लाइट जो है उसमें से हमें एमिट होती हुई नज़र आ रही होती है डिस्चार्ज ट्यूब में। जब हम इस लाइट को बेटा स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व करते हैं तो ये लाइट जो है ना वो छोटी छोटी शार्प लाइंस का जो है वो आप कहते हैं कि उनसे मिलकर बनी हुई होती है। इनको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। क्या कहते हैं हम इनको? स्पेक्ट्रल लाइंस। अब ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस जो है जो हाइड्रोजन से रिलीज हो रही हैं बेटा, ये विजिबल रीजन में होती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में होती हैं और इंफ्रारेड रीजन में होती हैं। हमने इनको क्लासीफाई किया हुआ है 5 ग्रुप्स में। सबसे पहले इन स्पेक्ट्रल लाइन में जो लाइंस आती हैं उनको हम कहते हैं लाइमन सीरीज़, इनको कहते हैं ये अल्ट्रावायलेट रीजन की हैं। इसके बाद आ जाती हैं बाल्मर सीरीज़, ये विजिबल रीजन में होती हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाती हैं पास्चन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़ और फंड सीरीज़, ये बेटा IR रीजन में तीनों जो हैं वो होती हैं। तो पहली 4 जो थी ना वो कहते हैं कि ब्रैकेट सीरीज़ तक, ये पहली 4 बोहर के एटॉमिक मॉडल से पहले ही डिस्कवर कर ली गई थी। अब यहाँ पे बेटा हमने लाइमन सीरीज़ की जो है ना वेव नंबर को डिस्कस किया हुआ है, बाल्मर सीरीज़ के, पास्टन सीरीज़ के, ब्रैकेट सीरीज़ के और फंड सीरीज़ के हमने जो है वो वेव नंबर को डिस्कस यहाँ पे किया हुआ है। तो यहाँ पे भी बेटा आपने याद रख लेना है कि इनमें फ़र्क क्या है। लाइमन सीरीज़ में रेडिएशन कब आएंगी? जब एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में, यानी कि हमने कहा ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन वो एनर्जी को रिलीज़ करता है, रेडिएशन को रिलीज़ करता है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन था किसी हाइड्रोजन के एटम में, वो पहले ऑर्बिट में था लेट्स सपोज, उसने एनर्जी को ऑब्जॉर्व किया, वो हायर ऑर्बिट में चला गया। अब हायर ऑर्बिट पहले ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है, पाँचवा भी हो सकता है। तो वो किसी हायर ऑर्बिट में चला गया। हमने यहाँ पे इन्फिनिटी ऑर्बिट तक कहा है कि वो इनफाइनाइट ऑर्बिट तक भी उसके अंदर ऑर्बिट हो सकते हैं। तो उन हायर ऑर्बिट में चला गया। अब अगर वो हायर ऑर्बिट से वापस आता है और आके फर्स्ट ऑर्बिट में बेटा वो N1 यानी n=1 का मतलब पहले ऑर्बिट में आके गिरता है, तो ये जो लाइंस यहाँ से ये जो रेडिएशन वो रिलीज़ करेगा, जब यहाँ पे वो फॉल करेगा वो लाइमन सीरीज़ में रेडिएशन आएंगी। किस सीरीज़ में आएंगी? लाइमन सीरीज़ में। ये कॉन्सेप्ट बेटा आपके लिए समझना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, अल्टीमेटली इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जा रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा, और जो एनर्जी वो रिलीज़ करेगा वो रेडिएशन की शक्ल में होगी। अब अगर वो पहले शेल में जाके गिरता है, दूसरे शेल से पहले शेल में जाता है, तीसरे शेल से पहले शेल में जाता है, चौथे शेल से पहले शेल में जाता है, पाँचवें शेल से पहले शेल में जाके गिरता है, या छठे शेल से डायरेक्ट जो है वो पहले शेल में जाता है, या सातवें शेल से डायरेक्ट वो जो है वो पहले शेल में जाके गिरता है, या इन्फिनिटी से ही पहले शेल में जाके गिरता है, तब वो रेडिएशन जो रिलीज़ करेगा बेटा, उन रेडिएशंस की जो वेवलेंथ होगी वो लाइमन सीरीज़ के अंदर आएगी, यानी कि वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में फॉल करेगी। दूसरी हमारे पास है बेटा बाल्मर सीरीज़। बाल्मर सीरीज़ में हम कहते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में जाके नहीं फॉल करता बल्कि वो दूसरे ऑर्बिट में फॉल करता है, यानी कि N2 में जाके फॉल करता है, तीसरे ऑर्बिट से गिरता है, चौथे ऑर्बिट से जाके फॉल करके दूसरे ऑर्बिट में जाके गिर रहा है, पांचवें ऑर्बिट से फॉल करके जाके दूसरे ऑर्बिट में गिर रहा है, छठे ऑर्बिट से फॉल कर रहा है, सातवें से कर रहा है, या वो किसी इन्फिनिटी ऑर्बिट से फॉल करके जाके डी एक्साइटेशन के दौरान वो लोअर ऑर्बिट दूसरे में जाके गिरता है। तो यहाँ पे बेटा वो जो सीरीज़ ऑफ रेडिएशन रिलीज़ करेगा वो होंगी बाल्मर सीरीज़। ये आपने याद रखनी है, वो कौन सी सीरीज़ रिलीज़ कर रहा है, वो बाल्मर सीरीज़ के अंदर जो रेडिएशन है वो रिलीज़ करेगा, यानी कि विजिबल रेडिएशन जो है ना वो यहाँ से रिलीज़ होंगी। इसके बाद बेटा पास्चन सीरीज़ है कि अगर वो हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में आके गिरे। ब्रैकेट सीरीज़ है कि अगर वो हायर ऑर्बिट से फोर्थ ऑर्बिट में आके फॉल करे। और फंड सीरीज़ है कि अगर वो हायर ऑर्बिट से पाँचवें ऑर्बिट में आके गिरता है तो फिर ये सीरीज़ जो है वो ये इस सीरीज़ में रेडिएशन को रिलीज़ करेगा। इसके बाद हमने बेटा पढ़ना है ओरिजिन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोहर मॉडल। बोहर मॉडल की बुनियाद पे हमने जो है वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का ओरिजिन पढ़ना है। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन था एक हाइड्रोजन के अंदर, वो किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, डिपेंड करता है कि उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी थी, उसकी एनर्जी किस ऑर्बिट की एनर्जी के बराबर थी, उसी ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करेगा। जब हाइड्रोजन को हमने हीट किया या इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज में हमने उसको पुट किया तो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में चला गया। कैसे उसने एनर्जी को अब्जॉर्ब किया। उसके बाद वो कहता है कि जब व्हेन इट कम्स बैक, जब वो वापस आएगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेगा जितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब
की थी। जब वो वापस आएगा तो उतनी ही एनर्जी रिलीज़ करेगा जितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की थी। अब जब एनर्जी रिलीज़ कर रहा है तो वो रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज़ कर रहा है। तो बेटा ये रेडिएशंस जो हैं वो हमें ब्राइट जो है वो लाइंस जो हैं वो शो करेंगी, ख़ास रीजन के अंदर उस लाइंस जो हैं वो शो करेंगी। यहाँ पे उसने कहा कि वो लेट्स सपोज के लोअर ऑर्बिट का मतलब है जिस ऑर्बिट में आके वो फॉल करेगा, हायर ऑर्बिट का मतलब है जिस ऑर्बिट से आके गिरेगा, यानी कि दूसरे से आके पहले में गिरे, तीसरे से आके पहले में गिरे, चौथे से आके पहले में गिरे, पाँचवें से आके पहले में गिरे, तो लाइमन सीरीज़ होंगी। अगर वो लोअर ऑर्बिट दूसरे में आके गिरता है, तीसरे ऑर्बिट से आके दूसरे में गिरे, फोर्थ ऑर्बिट से आके दूसरे में गिरे, पाँचवें ऑर्बिट से आके दूसरे में गिरे, तो बेटा ये जो रेडिएशन होंगी ये विजिबल रेडिएशन जो है वो कहलाएंगी, यानी विजिबल रीजन में ये रेडिएशन होंगी और उनको हम बाल्मर सीरीज़ कहते हैं। पास्टन सीरीज़ में वो तीसरे ऑर्बिट में आके फॉल करेगा हायर ऑर्बिट से, और ब्रैकेट सीरीज तब रिलीज़ करेगा रेडिएशन जब वो हायर ऑर्बिट से जो है वो चौथे ऑर्बिट में आके फॉल करेगा, और फंड सीरीज बेटा तब रिलीज़ करेगा जब वो हायर ऑर्बिट से पाँचवें ऑर्बिट में आके फॉल करेगा। इसके बाद बेटा हमने जो है वो कैलकुलेशन कुछ करनी है वेव नंबर के लिए कि डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन जो होंगी उनके जो फोटोन होंगे उनकी वेव नंबर क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगी, उनका एनर्जी डिफरेंस क्या होगा। तो बेटा हमने यहाँ पे कहा कि एनर्जी क्या आप लोग डेरिवेशन की थी आपने एनर्जी की, आप जानते हैं एनर्जी क्या होती है। एनर्जी होती है जी E = -Z²E4m/8ε0n²h²। अब हमने कहा कि E1 एनर्जी यानी कि पहले ऑर्बिट की एनर्जी, तो पहले ऑर्बिट के लिए हम N1 पुट कर देते हैं, बाकी सारे फैक्टर सेम रहेंगे। E2 दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी, दूसरे ऑर्बिट की एनर्जी बेटा उतनी ही रहेगी, लेकिन हम यहाँ पे n की जगह पे N2 का स्केयर ले लेते हैं। अब हमने क्या किया बेटा, अब हमने दोनों ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस जो है वो निकालना है, डेल्टा E = E2 - E1। तो ये दोनों जो है बेटा इन दोनों को हमने एक दूसरे में से इसमें से E2 में से E1 को माइनस कर दिया, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें हमारे पास आ जाएगा Z²E4m/8ε0² और 1 × 1/n1 का स्केयर -1/n2 का स्केयर। तो ये हमारे पास डेरिवेशन में एक इक्वेशन आ गई है। जब हम हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम के लिए Z = 1 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इन सब की जब हमने वैल्यू पुट की और आंसर लिया तो वो हमारे पास इतने जॉल के बराबर आ गया। अब हमने ये वैल्यू पुट करके इसी इक्वेशन में इनकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी। जब हमने ये वैल्यू पुट की तो बेटा हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो आ जाएगी। अब ये हमारे पास आई है इक्वेशन बेटा डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ बिटवीन टू ऑर्बिट्स, के वो कितने ऑर्बिट से एनर्जी को रिलीज़ कर रहा है, यानी कि N2 यहाँ पे वो ऑर्बिट होगा जहाँ से वो फॉल कर रहा है और N1 वो ऑर्बिट होगा जिसमें आके गिर रहा है। तो ये आपने बात याद रखनी है। इसके बाद बेटा हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा कि डेल्टा E = hμ, डेल्टा E = hμ, और hμ यानी कि डेल्टा E की वैल्यू आपको पता है वो इसके बराबर है और डेल्टा E इसके बराबर है। तो अब हम यहाँ पे बेटा कंपैरिजन करते हैं, हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा hμ = Z²E4m/8ε0² h² × 1/n1 का स्केयर -1/n2 का स्केयर। तो यहाँ से बेटा हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, तो हम फ्रीक्वेंसी म्यू को इधर रख लेते हैं, एच को जो है ना इधर ला के डिवाइड कर देते हैं इस एच को। तो ये h² पहले ही था, जब h और आके मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया H3 बन गया। ये क्या बन गया H3। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप आ गया। अब इसमें अगर हम हाइड्रोजन के एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो Z = 1 पुट कर देंगे, तो Z की जगह पे 1 आ जाएगा और बाकी सारी वैल्यूज़ सेम रह जाएंगे। तो ये बेटा हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी को हम कैलकुलेट करते हैं हर्ट्ज़ में, ठीक है, या साइकिल पर सेकंड में जो है ना वो हम इसको कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास रिलेशनशिप होगा वेव नंबर के लिए, और फ्रीक्वेंसी जो है ये बराबर होती है C × वेव नंबर, म्यू बार होता है वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ। तो अब हम बेटा इसको कंपेयर कर लेते हैं, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे पास बेटा जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में हमने वेव नंबर की वैल्यू लेनी है, तो हम इस C को इधर ला के डिवाइड कर देते हैं, तो ये H3C बन जाएगा। H3C आ गया हमारे पास। अब ये बेटा हमारे पास H3C आ गया, और हम कहते हैं अगर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1 होगी, तो Z 1 होगी, तो फिर बेटा हमने
इसकी जगह पे 1 पुट कर देना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन फाइनली जो है वो बन जाएगी E4m/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर H3C इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब अगर हम इन सारे फैक्टर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है 1.09678 इंटू 10⁻7 पर मीटर, जिसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। रेडबर्ग बेटा एक साइंटिस्ट का नाम है जो स्टूडेंट था रदरफोर्ड का, उसके नाम से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए बेटा हमने ये इक्वेशन जो है ना वो उसका इस्तेमाल करना है। और अब हम लाइमन सीरीज़ की वेवलेंथ कैलकुलेट करते हैं। लाइमन सीरीज़ में वो कहता है N1 यानी लोअर ऑर्बिट जो होगा वो हमारे पास 1 ही होगा, और N2 2 हो सकता है, N2 3 हो सकता है, N2 4 हो सकता है कि हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन फॉल करके किस में जाएगा, पहले ऑर्बिट में ही आएगा। तो N1 की जगह पे आप 1 पुट करते जाएंगे, और N2 की जगह पे बेटा आप 2 पुट करेंगे, आप 3 पुट करेंगे, आप इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। तो N2 की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे, N1 की वैल्यू सेम रहेगी, और आप वेव नंबर इसी इक्वेशन में वैल्यू पुट करके वेव नंबर निकालते जाओगे। लाइमन सीरीज़ के लिए आपने N1 को 1 पुट करना है, और N2 आपने एक बार 2 पुट कर देना है, एक बार 3 कर देना है, एक बार 4 कर देना है, एक बार 5 कर देना है। तो यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं फर्स्ट लाइन के लिए, सेकंड लाइन के लिए, लिमिटिंग लाइन के लिए। तो ये आप जो है ना वो इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह आप सेम बाल्मर सीरीज़ के लिए कर सकते हैं। बाल्मर सीरीज़ में बेटा इलेक्ट्रॉन हम कहते हैं फॉल करता है दूसरे ऑर्बिट में, तो N1 जो होगा हमारा वो 2 होगा, और N1 की जगह पे 2 ही पुट करते जाना है, और N2 जो होगा उसके लिए आप 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 पुट कर सकते हैं, इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट कर सकते हैं, और आप इसने कैलकुलेशन करते जाना है। इसी तरह बेटा ये हमारे पास थी लाइमन और बाल्मर सीरीज़ के हमने वेव नंबर कैलकुलेट किए हैं। अब हम आ जाते हैं एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें से शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। डिफेक्ट ऑफ द बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल में डिफेक्ट क्या थे? सबसे पहला डिफेक्ट ये था कि स्पेक्ट्रम ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं किया था। यानी कि बोहर ने जहाँ पे भी बात की उसने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन एटम की बात की, हाइड्रोजन एटम की बात की, यानी मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात की कि ऐसे एटम के बारे में उसने बताया जो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखते थे। यानी कि हाइड्रोजन का पता चल गया, और हाइड्रोजन की तरह के एटम का या आइंस का पता चल गया। जैसे He+1 है तो इसका मतलब इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 3 होते हैं, 2 रिलीज़ कर देगा तो एक रह जाएगा। तो मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम यानी कि ऐसे सिस्टम के लिए वो उसने अपना बोहर ने अपना मॉडल एक्सप्लेन किया जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। बाकियों की बात नहीं की, बाकी एलिमेंट्स की बात नहीं की, उनके एटम्स की स्ट्रक्चर को बयान नहीं करता था। इसके बाद इसने फाइन स्ट्रक्चर नहीं दी थी बेटा, मल्टीपल स्ट्रक्चर नहीं बताई थी एटम के बारे में। यानी कि हमने कहा कि जब हमने हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, यानी कि हाइड्रोजन में से रिलीज़ होने वाली रेडिएशन को हाई रिजॉल्विंग पावर की स्पेक्ट्रोमीटर में रखा तो वो लाइंस मज़ीद स्प्लिट होकर छोटी छोटी फाइन लाइंस में कन्वर्ट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्बिट के अलावा भी एनर्जी लेवल होते हैं, सब एनर्जी लेवल जिनको हम कहते हैं। साइंसदानों ने बाद में उनको सब शेल का नाम दिया। सब शेल के बारे में जो है वो बोहर ने अपने मॉडल में नहीं बताया था। इसके बाद बेटा इलेक्ट्रॉन की सिर्फ इसने सर्कुलर मोशन बताई थी, 3 डायमेंशनल मोशन नहीं बताई। इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है, लेकिन इसने उसकी स्पिन मोशन के बारे में नहीं बताया था। बेटा पॉइंट नंबर जो 4 है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ ज़ीमैन इफेक्ट एंड व्हाट इज़ स्टार्क इफेक्ट? बेटा हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम्स को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में पुट किया तो उसका जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी वो स्प्लिट हो गई क्लोजली स्पेस लाइन में। इसको हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट, ज़ीमैन इफेक्ट। इसी तरह अगर हम एक्साइटेड एटम, हाइड्रोजन के एक्साइटेड एटम को ले लें और उनको हम इलेक्ट्रिकल फील्ड में रख के स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्जर्व करें तो ये फिर स्प्लिट हो जाएंगी क्लोजली स्पेस्ड लाइंस में। इसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमैन इफेक्ट के बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। तो ये बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद बेटा इसने एटम के लिए स्फेरिकल का मॉडल दिया कि स्फेरिकल एटम जो है वो स्फेरिकल होता है, लेकिन एटम स्फेरिकल नहीं होता। समरफील्ड ने कहा कि एटम जो होता है वो जो है वो एलिप्टिक ऑर्बिट होते हैं, और ये एलिप्टिक शेप का होता है एटम।
तो समरफील्ड ने बाद में कहा कि एटम जो है वो स्फीरिकल या सर्कल की फॉर्म में नहीं होता, ना ही ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं एटम के अंदर मौजूद। तो ये बेटा इसमें बहुत सारी जो हैं वो अभी भी खामियां थी एटम के मॉडल के अंदर जो बोहर ने दिया था। इनको मज़ीद जो है वो आगे जाके फिर इन खामियों को ख़त्म करके एटम का फाइनल जो है वो मॉडल तैयार किया गया। बेटा ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो हमारे जो हैं वो इस टॉपिक से रेलिवेंट है, इनको आपने सॉल्व कर लेना है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। ये आपने सॉल्व कर लेना है, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं बेटा। नेक्स्ट जो है वो हम डुअल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।